अच्छे परिणाम आएंगे। अच्छे परिणाम लाने के लिए जातिवाद और परिवारवाद से उभर करके लोगों को काम करना होगा। ये विकास तब नहीं होता था, तब विकास केवल एक गांव का होता था, तब एक परिवार का विकास होता था। राजनाथ सिंह के लड़के भी विधायक हैं, नीतीश राणे के भी लड़के विधायक हैं। चाहे ओम प्रकाश राजभर की पार्टी में देख लीजिए, चाहे निषाद की पार्टी में देख लीजिए। इफ यू डिपेंड अपॉन द अभिषेक बनर्जी, देन यू रिमेन विथ द अभिषेक बनर्जी, लीव मी। नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजे आए। नतीजों के आने के साथ ही तृणमूल कांग्रेस की स्थिति खराब होना शुरू हुई और उसके बाद बद से बदतर होती चली जा रही है। पार्टी इस तरह से टूट की कगार पर पहुंच गई है कि आगे भगवान ही मालिक है। ममता के हाथ से सब कुछ निकलता जा रहा है। ममता के नाम पर कुछ सांसद और विधायक अभी रुके हुए हैं, लेकिन ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी का जो अगला उत्तराधिकारी अपने भतीजे को बनाया, उससे टीएमसी के बहुत सारे नेता नाराज हैं और पार्टी में बगावत हो चुकी है। पहले विधायकों ने, फिर सांसदों ने संग्राम छेड़ा। 4 राज्यसभा के सांसद इस्तीफा दे चुके हैं। ममता बनर्जी को सबसे ज्यादा खतरा इस बात का सता रहा है कि कहीं बागी गुट पार्टी पर कब्जा न कर ले। अगर ममता बनर्जी के हाथ से पार्टी चली गई तो उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी का क्या होगा? वैसे जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनमें उत्तराधिकार का हस्तांतरण इसी तरीके से होता रहा है। पार्टियां लोकतंत्र के उत्सव में अपनी मजबूती दिखाती हैं। वो बताती हैं कि हम इस देश की सबसे बेहतरीन पार्टी हैं, वो चाहे क्षेत्रीय दल हो चाहे राष्ट्रीय दल हो। लेकिन जिस तरीके से भाई भतीजावाद, परिवारवाद इन पार्टियों पर हावी होता है, वो अपनी तरह का एक अनूठा रजवाड़ा तैयार करता है। पार्टी पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए लगातार नूरा कुश्ती होती। समाजवादी पार्टी में मुलायम के बाद अखिलेश और शिवपाल में ठनी, कौन भूला होगा। लालू यादव की पार्टी में भी दोनों बेटों को जिस तरीके से आपस में नूरा कुश्ती करते हुए देश देखता है, वो मनोरंजन का भी साधन है और साथ साथ बिहार की राजनीति के लिए अपनी तरह का एक अभिशाप भी है। शरद पवार की पार्टी 2 धड़ों में बंट गई। शिवसेना भी बाला साहेब ठाकरे के बाद उद्धव ठाकरे के हाथ से निकल गई। जिन पार्टियों में बगावत नहीं हुई, वो इस समय अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही हैं, जिसमें मायावती से लेकर नवीन पटनायक तक के नाम शामिल हैं। लेकिन अगर आप बीते कुछ वर्षों का रिकॉर्ड उठाकर देखें तो इससे पता चलता है कि किस तरह से परिवारवादी पार्टियों को जनता सिरे से खारिज कर रही है। परिवारवाद की धुरी पर टिकी पार्टियां अब जनता के बीच अकेले अपने दम पर नहीं टिक पा रही और परिवार वाली पार्टियां अगर सत्ता में हैं तो वो भाजपा या कांग्रेस की बैसाखी के सहारे पर हैं। बिहार में लालू यादव की पार्टी सत्ता से बाहर है। यूपी में मायावती और अखिलेश सत्ता से बाहर है। तमिलनाडु में स्टालिन की पार्टी सत्ता से बेदखल हो चुकी है। तेलंगाना में केसीआर की पार्टी भी सत्ता से हट चुकी है। बंगाल में ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल की जनता ने सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया। परिवारवाद वैसे बीजेपी में भी है, कांग्रेस में भी। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व परिवारवाद की सबसे ज्यादा आंधी झेलता है, लेकिन इससे अछूती बीजेपी भी नहीं है। बीजेपी में पहली लाइन में परिवारवाद नजर नहीं आता है, लेकिन जैसे जैसे आप सांसदों और विधायकों पर जाएंगे, आपको यह पता चलेगा कि उन सांसदों और विधायकों ने अपने अपने रजवाड़े तैयार कर रखे हैं। यही वजह है कि हर चुनाव के बाद पार्टी और ज्यादा मजबूत होती जा रही है। कांग्रेस का परिवारवाद कांग्रेस के परिवारवाद को इतना मजबूत करके रखे है कि यहां कोई खिलाफत करने के बारे में सोचता ही नहीं। कांग्रेस में गांधी परिवार के खिलाफ बोलने के लिए कोई खुलकर सामने आता नहीं। जो कुछ भी है वो कांग्रेस गांधी नेहरू परिवार के बाद से बाकी सब, जिसको जो करना है वो करे, वो परिवार जो करना है वो करे। अब सवाल उठता है कि आने वाले समय में भारतीय राजनीति में परिवारवाद की पॉलिटिक्स और ज्यादा हावी होगी या फिर जनता परिवारवाद की राजनीति की हवा निकाल देगी। लेकिन ऐसी स्थिति में भी पब्लिक के पास, जनता के पास भारत में विकल्प क्या है, यह और बड़ी समस्या है, क्योंकि ज्यादातर क्षेत्रीय दल अपने अपने परिवार को ही आगे बढ़ाते हुए नजर आते हैं। उनमें एक अपनी तरह की राजनीतिक समझबूझ के नाते या जातियों और धर्म के आधार पर बहुत सारे नेता नजर आते हैं,
लेकिन वो पार्टी चलती किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की ही तरह। उसमें उस परिवार का व्यक्ति जब तक जो कह रहा है वो उसी तरीके से होगा। उससे आगे पीछे के जो नेता हैं वो रणनीति बनाने में हो सकता है कि कुछ अपनी हिस्सेदारी दिखाते हों, या अपने अपने क्षेत्र के जो छत्रप हो गए हैं उसी पार्टी के भीतर वो अपनी तरह से राजनीति करते हों। लेकिन ये राजनीति का वैक्यूम इतना बड़ा है कि कोई सिने स्टार विजय थलपति सीटी बजाते हुए आते हैं और तमिलनाडु लेकर निकल जाते हैं। स्टालिन मुंह ताकते हैं, जिनके पास लेगेसी थी तमिलनाडु की पॉलिटिक्स की। AIADMK अनाथ हो चुकी है जयललिता के बाद से। इसी तरीके से अरविंद केजरीवाल एक दौर में उभरते हैं, आंदोलन करते हैं, उभरते हैं, नेता बनते हैं, पार्टी का गठन करते हैं। वो पार्टी भी सत्ता में आती है, लगातार 10 साल तक सत्ता में रहती। उनकी झाड़ू से दिल्ली की जनता बुहार गई, पंजाब तक चले गए। लेकिन अब जिस तरीके की स्थिति है, पार्टी उनकी भी टूट रही। तो सबसे बड़ी वैकेंसी राजनीति में ही है, लेकिन सबसे ज्यादा वैक्यूम भी राजनीति में ही है। अब सवाल इस बात का है कि इस तरीके से भारतीय राजनीति में लोकतंत्र बचा कहां है। कुछ लोग हैं, उनका अपना तंत्र है, वो लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर है, बस इतना ही है। तो आज हम यही चर्चा करेंगे कि क्या ममता बनर्जी की पार्टी की जो स्थिति है उससे बाकी के भी राजनीतिक दल कोई सीख लेते हैं क्या? अगर लेते हैं तो वो किस तरीके की सीख है? इस चर्चा को शुरू करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बयान सुन लेते हैं, उसके बाद हम चर्चा शुरू करते हैं। जो ये जातिवादी और परिवारवादी लोग थे, ये विकास तब नहीं होता था, तब विकास केवल एक गांव का होता था, तब एक परिवार का विकास होता था। नौकरी एक परिवार की सिफारिश पर कुछ चंद लोगों को मिल पाती थी। योजना का लाभ नहीं था, न मकान थे, न शौचालय थे, न आयुष्मान कार्ड था, न राशन था, न सड़क थी, न बिजली थी, न पानी थी, न स्वास्थ्य की सुविधा थी। मोदी जी के आह्वान पर आपने 2017 में सत्ता परिवर्तन की और डबल इंजन की सरकार दी। तो इस सरकार ने विकास की योजना का लाभ भी दिया, गरीब कल्याणकारी योजनाओं के साथ भी आपको जोड़ा। कोई भी दल हो, उससे कोई अछूता इसलिए नहीं है क्योंकि अगर पार्टी उसको टिकट देती है, जनता उसको अगर उम्मीदों पे खरा उतरता है तो उसे MP MLA बनाने का काम करती है। चाहे भारतीय जनता पार्टी में देख लीजिए, चाहे ओम प्रकाश राजभर की पार्टी में देख लीजिए, चाहे निषाद की पार्टी में देख लीजिए, किसी भी दल में आप देख लीजिए कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने रिश्तेदार, नातेदार, भाई भतीजे को टिकट देता है तो जनता का अगर उम्मीदों पे वो खरा उतरता है तभी वो चुनाव जीत के आता है। तो जनता इस लोकतंत्र में देवतुल्य जनता ही सर्वमान्य है। भारतीय राजनीति की जो ये परिभाषा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी विरोधियों को बदनाम करने के लिए देती है। भारतीय जनता पार्टी अपने परिवारवाद की बात नहीं करती है। उनके परिवारवाद में राजनाथ सिंह के लड़के भी विधायक हैं, नीतीश राणे के भी लड़के विधायक हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जो कि MP MLA और सांसद और मंत्री हैं। लेकिन विपक्ष का कोई अगर एक परिवार का दूसरा आ जाता है तो वो परिवारवाद लेके चले आते हैं। लोकतंत्र है, इसमें जनता लोगों को जिताती है, जनता वोट देती है, जनता के वोट से जीत के आते हैं। इसलिए इस तरह के विपक्षियों को बदनाम करना बिल्कुल गलत है। भारतीय जनता पार्टी पहले अपने अंदर देखे, फिर जाके लोगों पे कमेंट करे। इसमें कोई दो राय नहीं है। कहने में थोड़ा सा खराब लगता है, कोई सुनता है तो उसे ये कड़वा भी लगता है, लेकिन हकीकत हमारे देश की राजनीति में यही है कि जिस तरीके की स्थितियां जो हमारे देश की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन पॉलिटिकल पार्टीज का जो शीर्ष नेतृत्व है, जिस तरीके से वो पार्टियां बनी हैं, आप उसको एक बार देखेंगे और फिर वो पार्टी ऐसा नहीं एक दिन में आज बनी है। एक पीढ़ी खत्म हो गई, दूसरी पीढ़ी आई, लेकिन राजनीतिक रूप से उस पार्टी की दूसरी पीढ़ी नहीं आई। राजनीतिक रूप से उस पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व थे, उनके परिवार के लोग, उनके परिवार की दूसरी पीढ़ी ही राजनीति में उस पार्टी की अगली पीढ़ी है। ये अपने आप में राजनीतिक लेगेसी इसको कह सकते हैं, जिसको पीछे से लोग लेकर के चले आ रहे हैं। और
ये अपनी तरह का एक नया रजवाड़ा हमारे हिंदुस्तान में क्रिएट कर रहा है। ममता बनर्जी जिन्होंने शादी नहीं की, ममता बनर्जी एक समय तक ऐसी नेता रही जिनके बारे में यह कहा जाता था कि इन्होंने जो अपनी पार्टी बनाई है, इस पार्टी को आगे चल करके कौन संभालेगा, ये सवाल होता था। लेकिन जिस दिन वो अभिषेक बनर्जी को लेकर के आई और अभिषेक बनर्जी ने जिस तरीके से टीएमसी को संभाला, उसका नतीजा यह है कि आज तिनका तिनका हो चुका है टीएमसी का। हमारे साथ इस चर्चा में पल्लवी सिंह जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, डॉक्टर रत्ना पांडे जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस की, पायल सिंह जी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, राम गुप्ता जी हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, विश्वजीत घोष जी हैं, प्रवक्ता हैं टीएमसी के, रंजना कुमारी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारी पुरानी साथी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। मैं सबसे पहले आज इस चर्चा की शुरुआत विश्वजीत घोष जी आपसे ही करूंगा, क्योंकि आज इस विषय को जो हमने उठाया, ऐसा एपिसोड महाराष्ट्र में भी हुआ। उद्धव ठाकरे की अपनी पार्टी थी, राजनीतिक विवशता हो सकती है, सत्ता का लोभ हो सकता है, कुछ दबाव तनाव भी हो सकता है, ईडी सीबीआई भी हो सकती है। बावजूद इसके सवाल इस बात का है कि जिस पार्टी को जिस तरीके से तैयार किया एक समय पे ममता बनर्जी ने, जिस तरह का लोकतंत्र उस पार्टी के भीतर, उस पार्टी के नेताओं ने जो उनके साथ में शुरू से जुड़े थे, उन्होंने लेकर के आगे बढ़ाना शुरू किया। आज जिस तरीके की स्थिति टीएमसी की है, क्या उससे कोई सबक टीएमसी या भारतीय राजनीति को मिल रहा है? आप इस पर समीक्षा कर रहे हैं या सिर्फ ममता बनर्जी का बचाव आज टीएमसी के प्रवक्ता की मजबूरी रह जाएगा? विश्वजीत जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी 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 जी, मेरा सवाल आप ही से था। सबको शुभ संध्या। देखिए, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल नहीं, सारा भारत से पॉपुलर लीडर है। पश्चिम बंगाल में सीपीएम का 34 साल का जो राज था, उसको हटाने के लिए ममता बनर्जी बहुत लड़ाई किया, और वो लड़ाई करने के बाद ममता बनर्जी ने सीपीएम को पश्चिम बंगाल से हटाया। तो बंगाल में तो वो पॉपुलर लीडर है, अभी भी है, लेकिन अभी भारत में जिस तरह से राजनीति हो रहा है, बीजेपी 2014 साल के बाद भारत में राजनीतिकरण का एक दूसरा विकल्प खोल दिया। कैसे खोया? ये हर आंतरिक पार्टी को तोड़ना है, उसको खत्म करना है, और कांग्रेस वगैरह जैसे पार्टियां, बड़ा पार्टी, इन लोगों को भी तोड़ना है। विश्वजीत जी, आप मेरी बात नहीं, ठीक है, मैंने इसीलिए सवाल में ये बात कही थी विश्वजीत जी कि ये संभव है कि टीएमसी का प्रवक्ता हमारी चर्चा में ममता बनर्जी की तारीफ ही करे। वो आप करेंगे ही करेंगे, करना भी चाहिए। मेरा सवाल आप समझिए, मैं राजनीति के उस मर्म को एक प्रवक्ता के जरिए भारतीय राजनीति में टटोलने की कोशिश कर रहा हूं। चर्चा क्यों कर रहे हैं? मेरा सवाल यह है कि अगर कल्याण बनर्जी कह रहे हैं अभिषेक बनर्जी हमें बर्दाश्त नहीं है, काकुली घोष कह रही है कि हमें अभिषेक बनर्जी बर्दाश्त नहीं है, महुआ मोइत्रा कह रही हैं, तो ये कौन लोग हैं? ये कल तक आपकी पार्टी के बड़े मजबूत पिलर्स रहे हैं। सवाल इस बात का है कि उस परिवार की जो अगली पीढ़ी आई है, मैं ये नहीं कहता अभिषेक बनर्जी अच्छे होंगे, बुरे होंगे, जो भी होंगे, लेकिन ममता बनर्जी के बाद आपके ही सांसद और विधायक अभिषेक बनर्जी का नेतृत्व तो नहीं चाहते हैं, लेकिन ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी को चाहती है। यही लोग, देखिए, कल्याण बनर्जी का जो बयान है वो कोर्ट का, वो एक सीनियर एडवोकेट है, वो कोर्ट का कोई मुद्दा लेके बयान है, वो अभिषेक बनर्जी के ऊपर कोर्ट का बयान के ऊपर मुद्दा बयान है। देखिए, यही लोग, यही काकड़ी घोषित बोली यार, बगैर जिसको एमपी एमएलए बोल रहे हैं, ये लोग 4 मई के पहले तो अभिषेक बनर्जी अच्छे थे, अभिषेक बनर्जी के छोड़ कर कुछ बोलते थे। और यही लोग तो पार्थभूमि कौन है, ये एमपी था, वो किसका छाप था? वो तो अभिषेक बनर्जी का कैंडिडेट था। रीतो वो तो किसका था? ये तो अभिषेक बनर्जी था।
ये लोग 4 तारीख से पहले ये लोग तो कुछ नहीं बोले, अभी बोल रहे हैं। तो अभी उन लोग जब बोल रहे हैं तो अभी उन लोग को बोलिए, इस्तीफा देके वोट के लड़ाई करके आइए या बीजेपी में शामिल हो जाने के बोलिए। वोट में हारने के बाद अभिषेक बंजी खराब है और वोट में जीतने के बाद अभिषेक बंजी ठीक है, ये तो ठीक नहीं है ना। अभी ये लोग तो किसका बोल रहा है ये भी तो देखना चाहिए। अब तो नहीं बोलते। अभी शाह का लड़का जायका कभी क्रिकेट ने खेला, क्रिकेट ऑफ इंडिया बीसीसीआई का सचिव बन गया, आईसीसी का चेयरमैन बन गया। ठीक है, आपकी बात हमने समझ ली विश्वजीत जी। ठीक है, आपने अपनी बात दोनों हिस्सों की तरफ से रख दी है, हम इसको आगे बढ़ाते हैं चर्चा को। ठीक है, हमारे साथ में पायल सिंह जी हैं। ठीक है, हो गया, आपकी बात समझ ली हमने, कम में थोड़े में बहुत समझ लिया। पायल सिंह जी हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के नेत्री हैं। पायल जी, मैं आपसे भी यह समझना चाहूंगा कि नेताजी ने इस पार्टी की नींव रखी, जिस तरीके से पार्टी में, अच्छा हमारा संपर्क शायद टूटा हुआ है पायल जी से। मैं राम गुप्ता जी आपसे यह समझना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी की जिस तरीके से नींव रखी गई, जिन लोगों ने उस पार्टी की नींव रखी वो तो पहली पार्टी से चले गए, मतलब नींव रखते रखते ही, मतलब जब तक इमारत तैयार होती तब तक ही चले गए। अब सवाल यह है कि सत्ता जाने के बाद जिस तरीके की स्थिति है उसमें भी आपकी पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र, ये टोटल अरविंद केजरीवाल की जिम्मेदारी थी कि जिन लोगों को उन्होंने जोड़ा है उसको अपने साथ में बना करके रखते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और अब ऐसा लगता है कि पार्टी कहीं ना कहीं धीरे से या तो सरक गई अरविंद केजरीवाल के हाथ से, या फिर पार्टी में जिस तरीके का कुनबा या परिवार तैयार हुआ उसमें बाकी कोई बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। जी शेखर जी, सबसे पहले आज की खबर जो कि इस डिबेट प्रोग्राम को जिसे शेखर वार्ता के नाम से आपने चलाया है, इस शिखर वार्ता को देख रहे लाखों करोड़ों देश विदेश के उन दर्शकों को और इस गेस्ट पैनल में बैठे तमाम मेहमानों को और आपको आम आदमी पार्टी की तरफ से राम गुप्ता का राम राम। शेखर जी, आज का मुद्दा जो है वो परिवारवाद का है, लेकिन आपने सवाल आम आदमी पार्टी के हिसाब से पूछा है, तो मैं आपको सबसे पहले सबूत दे देता हूं कि आम आदमी पार्टी 26 नवंबर 2012 को जब बनी थी और पिछले 14 सालों में आज पार्टी पूरे भारत में लगभग सभी राज्यों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुकी है। 5-6 राज्यों में हमारे विधायक हो चुके हैं। जो दिल्ली में हमने 10 साल तक राज किया यानी शासन किया, और पंजाब में पिछले 4-4.5 सालों से ऐतिहासिक काम करने में संचालित करते हुए भगवंत मान साहब के नेतृत्व में कर रहे हैं। अब क्योंकि आज का मुद्दा है, उस मुद्दे पे आते हैं। भारतीय राजनीति में कांग्रेस और बीजेपी से ज्यादा पुराने दल तो कोई नहीं है आज की डेट में। गलत तो नहीं कह रहा हूं शेखर जी? नहीं, आप अपनी बात रखें। हाँ, देखा जाए तो इन्हीं दोनों पार्टियों में ज्यादातर एक परिवार की जैसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह ही दोनों पार्टियां चल रही हैं। परेश रावल की भाषा में अगर कहूं तो जो चाचा है वही भतीजा है, ऊसाब जी वाली कहानी इन दोनों पार्टियों में लागू है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने इस भाई भतीजावाद, बेटा बेटी राज और परिवारवाद की जड़ को शुरू से ही काट रखा है। शायद आपको याद नहीं है आम आदमी पार्टी के संविधान के बारे में। मैं आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी के संविधान में साफ लिखा हुआ है कि जो केंद्रीय कमेटी होगी उसमें एक परिवार से एक ही व्यक्ति जुड़ेगा और जुड़ सकता है। और पिछले 14 सालों से आम आदमी पार्टी का जो आंतरिक लोकतंत्र है और आंतरिक संविधान है वो पूरी तरह से अक्षरशः पालित किया जा रहा है, पोषित किया जा रहा है। और जिसके नेतृत्व में किया जा रहा है उनका नाम अरविंद केजरीवाल जी है। और अरविंद केजरीवाल जी की ही नेतृत्व में पिछले 14 साल का ये रिकॉर्ड है, ऐतिहासिक रिकॉर्ड है कि देश ही नहीं पूरी दुनिया की इकलौती नई पार्टी है जिसने इतने कम समय में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त किया है और 2 राज्यों में अपना शासन चलाया है। ठीक है, सबसे बड़ी बात, ठीक है राम जी, एक और पॉइंट, एक सेकंड लास्ट पॉइंट बस सुन लीजिए। आप सवाल ऐसे तो फिर आप ही की बात रह जाएगी, चर्चा हमारी कहीं पहुंचे नहीं पाएगी। आप बात समझिए। अच्छा जी, चलिए
वो ठीक है, 2012 में आम आदमी पार्टी का गठन हुआ, 14 साल से ये पार्टी अरविंद केजरीवाल के पीछे पीछे चल रही। आपकी पार्टी में कुछ सांसद भी हैं, विधायक भी हैं, चर्चित चेहरे भी हैं, केजरीवाल जी के आगे आगे। तो ऐसे में सवाल मेरा यह है कि पिछले 12 साल में कांग्रेस ने भी अपने पार्टी के अध्यक्ष को बदला, राज्य में भी केंद्र में भी। उनकी पार्टी में गांधी नेहरू परिवार अपनी जगह पर कायम है, लेकिन उनके अध्यक्ष बदल रहे हैं। टीएमसी में जब से बनी तब से ममता बनर्जी ही लेकर के चली। इसी तरीके से समाजवादी पार्टी, पहले नेताजी, अब अखिलेश यादव। दक्षिण में चले जाइए, जब तक करुणानिधि थे करुणानिधि, बाद में स्टालिन। पवार साहब पे आ जाइए, पवार साहब अभी भी हैं। अजीत पवार ने अपना, वो ठीक है पार्टी टूटी, लेकिन वहां पे भी अजीत पवार अब नहीं है, अब उनकी पत्नी है मायावती के बाद चलते चलते आकाश आ गई। अभी अरविंद केजरीवाल चलते चले जा रहे हैं। इस पार्टी में क्या 12-14 साल से कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इसका संयोजक होता या अध्यक्ष होता, कोई पद बदलता, कुछ हमें भी दिखता कि हाँ भाई एक के बाद दूसरा भी है? बिल्कुल, आपने बहुत गलत सवाल किया है। पहली बात तो आम आदमी पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं होता है, राष्ट्रीय संयोजक होता है। इसीलिए मैंने संयोजक बोल दिया भैया। अध्यक्ष में, हाँ, संयोजक और अध्यक्ष में जमीन और आसमान का फर्क होता है। हमारे यहाँ पर संवैधानिक फैसले लिए जाते हैं और सर्वसम्मति से फैसले लिए जाते हैं। कोई भी कार्यक्रम होता है, अरविंद केजरीवाल जी अकेले फैसले नहीं लेते हैं। हमारे यहाँ पर जो है कैंडिडेट भी चुना जाता है तो 3C के फार्मूले से चुना जाता है, चाहे वो विधानसभा का हो, चाहे वो राज्यसभा का हो, चाहे वो लोकसभा का हो। हमारे यहाँ पर जैसा कि अभी आपने कहा कि हमारी पार्टी ये हो गई, बिखर गई, टूट गई, कहीं नहीं टूटी है, बल्कि और मजबूत हुई है। सबसे बड़ा उदाहरण तो अभी पंजाब में जो है निकाय चुनाव हुए, ऐतिहासिक मैंडेट दिया है पंजाब की जनता ने। ये तो उन 7 गद्दारों के टूटने के बाद जो है हमारी पंजाब की जनता ने उनको स्वीकार किया है। का मतलब साफ जाहिर है कि पंजाब की जनता हो या दिल्ली की जनता हो, अरविंद केजरीवाल जी और हमारे टॉप लीडरशिप को स्वीकार किए हुए। जिस दिन स्वीकार नहीं करेगी उस दिन केजरीवाल जी स्वतः जैसे सीएम के पद को उन्होंने ये कर दिया था, वैसे उससे भी हट जाएंगे। सत्ता का मोह और पद का मोह केजरीवाल जी को कभी नहीं रहा है। एक बार नहीं, उन्होंने 2 बार इस बात को प्रूफ किया है। तो इसलिए केजरीवाल जी पर ये अनिवार्य नहीं, ये वो नहीं लगा सकते ठप्पा। चाहे वो परिवारवाद का हो, कांग्रेस पार्टी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। गांधी नेहरू परिवार 100 साल से कांग्रेस पर कब्जा जमाए हुए है। जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद इंदिरा गांधी, उसके बाद राजीव गांधी, उसके बाद सोनिया गांधी, उसके बाद राहुल गांधी, अभी प्रियंका गांधी वाड्रा। 3 प्रधानमंत्री एक ही परिवार से, लेकिन आज भी एक ही परिवार पार्टी का अध्यक्ष, नेता और फैसले करता है। आम कार्यकर्ता या आम आदमी का बेटा कभी अध्यक्ष या पीएम उम्मीदवार बन सकता है क्या? चलिए ठीक है राम गुप्ता जी, आपने अपनी बात रखी है, लेकिन फैक्चुअली आप मिस्टेक कर गए। उसका जवाब जब रत्ना जी के पास जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि आपने कहां कौन सा तार छेड़ दिया है, क्योंकि जो बात आपने कही है उसका मर्म हो सकता है, लेकिन फैक्चुअली आप गड़बड़ हो गए। मैं रत्ना जी के पास चला जाता हूं। रत्ना जी, मैं आपसे अब ये समझना चाहूंगा कि भाई वो ठीक है, तकनीकी रूप से उन्होंने कुछ चीजें कह दी, लेकिन ये भी बात सही है कि आज आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं। ये भी बात सही है कि 10 साल तक प्रधानमंत्री के रूप में हमने मनमोहन सिंह को भी देखा है, लाल बहादुर शास्त्री को भी देखा है। लेकिन ये भी बात सही है कि गांधी नेहरू परिवार की एक परंपरागत रूप से राजनीति में जो धमक रही है वो केवल राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं रही है, पार्टी के अंदर अच्छे और बुरे समय में अपनी तरह से बनी ही रही है, आज भी है। तो अब उस परिवार के लोगों को एक तरफ रख दिया जाए तो बाकी नीचे जो पार्टी है वो अपनी तरह से आप कह सकते हैं कि हाँ उसमें अपनी तरह का लोकतंत्र है, लेकिन उसमें भी एक चीज हम देख रहे हैं। अब जैसे आप छिंदवाड़ा चली जाइए तो कमलनाथ साहब थे, इंदिरा गांधी को मतलब किसी समय इंदिरा गांधी लेकर के उनको गई और वहां पर उन्होंने अपना पूरा एक अपनी तरह से अपनी राजनीतिक जमीन तैयार की। अब उस जमीन पर उनका बेटा है। इसी तरीके से बहुत सारे उदाहरण हैं जो मैं दे सकता हूं कांग्रेस के भीतर ही, लेकिन फिर भी आप जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनका पारिवारिक राजनीतिक रूप से कोई अगर लेगेसी नहीं भी है तो भी इतना बड़ा शामियाना है कि उसमें लोग आते हैं। तो ऐसी स्थिति में
ये जो नए रजवाड़ों पर आज हम चर्चा कर रहे हैं और जिस तरीके की स्थिति ममता बनर्जी की पश्चिम बंगाल में बनी या उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की बनी या आप चले जाइए दक्षिण में डीएमके की बनी या पटनायक साहब की पार्टी बीजेडी या पवार साहब की पार्टी, तो राजनीति में यह भी एक चीज हम देख रहे हैं कि अक्रॉस द स्टेट्स हर एक पार्टी जो वहां पर वर्चस्व रखती है वो किसी एक आदमी की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरीके से चल रही है और उसमें बीजेपी हो या कांग्रेस हो उसको एक सहारे की जरूरत पड़ती है सत्ता तक पहुंचने के लिए, कई बार वो खुद ही पहुंच जाते हैं। तो ये राजनीतिक ट्रेंड कैसे सही है? आप सभी को नमस्कार के साथ मैं ये कहूंगी कि राजनीति में अवसर मेहनत, योग्यता और जनता के विश्वास के द्वारा मिलते हैं। लोकतंत्र की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वंश नहीं, आपको जनादेश जिताता है। अगर सिर्फ परिवारवाद की बात करते हैं और बीजेपी इसकी मुखर रूप से विरोध करती है, तो हमारे पार्टी में तो जितने भी हैं अभी जिन पर भी आप परिवारवाद की छाया डालना चाहेंगे वो सब के सब जनप्रतिनिधि के रूप में आए हैं पहले। लेकिन बिहार में हम क्या देख रहे हैं, नीतीश जी का बेटा कुछ नहीं है लेकिन उसको पहले पद दे दिया गया है। ठीक है, आप कह देंगे परंपरा है, लेकिन परंपरा ये परिवारवाद की है ना, पहले सेटिंग ही यही हुई है। तो और जो तोड़ने की बात है, सिर्फ टीएमसी नहीं, आपको या इससे पहले शिवसेना को तोड़ना बीजेपी भारत की राजनीति में लेकर आई, दलों को तोड़ना, क्योंकि इन्हें ये इन प्रकार है सरकार बनानी है। इनका ऑब्जेक्टिव ही सरकार है, जो कि सुरजीत भल्ला जो मोदी जी के एडवाइजर हैं, इकोनॉमिक एडवाइजर, वो तक कह चुके कि मोदी जी सिर्फ सरकारें जीत रहे हैं, आर्थिक फ्रंट पे फेल है। तो इन्होंने तो ये ऑब्जेक्टिव बना लिया कि सिर्फ सरकार चल रही है और कुछ नहीं हो रहा। तो तोड़ना उस चीज की परंपरा है कि अभी इनको राज्यसभा में 58 लोग और चाहिए, वो तोड़ ताड़ के कहीं से लाएंगे। टूटते क्यों है ये एक अलग बिंदु है, लेकिन जहां तक परिवारवाद की बात है तो परिवारवाद ही एक समस्या नहीं है। जब तक लोकतांत्रिक इंटरनल डेमोक्रेसी लाइव है और हम जनप्रतिनिधि, अगर मेरे बाद मेरे बेटे को ही जनता उतने विश्वास के साथ अपना प्रतिनिधि चुनती है, तो ये हमारा संविधान प्रदत्त राइट है। उस बच्चे का या उस बेटे का ये संवैधानिक अधिकार है कि वो अपने आप को प्रूव करे और जनता उसको सदन में भेज दे। ये तो आपत्तिजनक नहीं है। और जहां तक हमारे संगठन की बात है तो समय समय पर बहुत सारे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, चुनकर आते हैं। हमारी पार्टी इंटरनल डेमोक्रेसी में विश्वास रखती है। नवीन पटनायक जी की तरह की नहीं, मोदी जी ने घोषणा कर दी और वो नितिन नवीन जी की तरह नहीं कि एक दिन घोषणा हो गई और वो अचानक से राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। कोई परंपरा नहीं, किसी प्रोसेस को फॉलो नहीं किया गया। सीएम भी ये पर्ची बनाते हैं, स्टेज पे अचानक घोषणा हो जाती है। तो इंटरनल डेमोक्रेसी की जहां पर कॉम्प्रोमाइज किया जाएगा वहां हमारे संवैधानिक अधिकार एज अ नेता और पूरे सत्ता के लिए लोकतंत्र पर खतरा होगा, वो किसी भी दल के द्वारा किया जाए। अगर डेमोक्रेटिक तरीके से कोई भी व्यक्ति जनता का विश्वास जनादेश लेकर भारत के सदन में पहुंचता है, चाहे राज्यसभा या पार्षद के रूप में कह लीजिए या प्रधानमंत्री के रूप में कह लीजिए, तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए, उसका सम्मान किया जाना चाहिए। कोई नाम या उपनाम अभी तक भारत की चुनाव प्रक्रिया में कोई विशेष अधिकार नहीं रखता। टिकट मिल सकता है, मैं मानती हूं कि टिकट दिलाने में उपनाम विशेष महत्व रख सकता है, लेकिन जीतना तो उसी जनता के बीच में पड़ता है। तो इसलिए भारत के लोकतंत्र को यह कहकर सिर्फ कलंकित करना कि परिवारवाद है इसलिए फलाने के पास ऐसा है, बिल्कुल गलत है। जनता का अपमान है। जनादेश से जीते हुए प्रतिनिधियों का सम्मान होना चाहिए, और अगर जनादेश नहीं है तो जरूर आपत्ति होनी चाहिए। इसके लिए बीजेपी को सबसे पहले तो अपना आकलन करना पड़ेगा। हमारे पार्टी में किसी को बताएं जो कि बिना संवैधानिक प्रक्रिया के, बिना जनादेश के आके उसने अपने आप को स्टेब्लिश कर लिया हो, नहीं किया। और हमने अपने प्रधानमंत्री भी समय समय पर कांग्रेस अलग परिवार से अलग भी हमारे यहाँ परंपरा रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और वो भरपूर फैसले कांग्रेस के हित में लेते हैं, पार्टी की तरीके से लेते हैं और निष्पक्ष स्वतंत्र राय रखते हैं पार्टी के लिए, संगठन मजबूत करने में हो या संगठन को रिप्रेजेंट करने के लिए हो। तो हम परिवारवाद इसलिए सिर्फ गलत नहीं कहा जा सकता क्योंकि समाज की मूलभूत इकाई है परिवार।
हाँ, जब परिवार का कोई व्यक्ति अगर उसको संवैधानिक रूप से टेस्ट होकर जनादेश के साथ आता है तो जनमत को स्वीकार करना चाहिए। फिर उसे यह नहीं कहा जा सकता कि परिवार जिताए। परिवार कैसे जिताएगा? जनता जिताएगी। ठीक है रत्ना जी, और यही इसमें बात सबसे जरूरी ठीक है, जो बात आपने कही मैं एक छोटा सा इसमें पुट और रखता हूं, एक छोटा सा जवाब आपसे और, कि जिस तरीके से किसी समय ममता बनर्जी कांग्रेस में ही थी, पार्टी छोड़ करके अपनी पार्टी बनाई, चुनाव लड़ी और जीत करके आई, लेकिन उसके बाद आगे की जो स्थिति है वो भी सामने है। इसी तरीके से आप महाराष्ट्र जाएं, शरद पवार साहब एक समय कांग्रेस के ही कद्दावर लीडर थे, लेकिन पार्टी टूटी, कांग्रेस से अलग हुए, अपनी पार्टी बनाई और जो स्थिति है वो सामने है। तो मेरा ये पूछने का मतलब है कि कई ऐसे भी छत्रप हैं क्षेत्रीय जो कांग्रेस से ही अलग हुए और उस समय पे बीजेपी और बाकी पार्टियों का उतना प्रभाव भी नहीं था, आप ही की सरकार थी, कांग्रेस की समय में वो टूटे हैं और लीडरशिप भी उस समय मजबूत थी। तो ये जिस तरीके की स्थिति और उसके बाद जो स्थितियां बन रही हैं, आज उनके हाथ से उनकी पार्टियां निकल रही हैं, तो ये स्थिति आपको नहीं लगता है कि जिस तरीके से कांग्रेस में कम से कम बड़ी पार्टी होने के नाते इतना उसने तय कर लिया है या इतना सयानापन जरूर है कि एक गांधी नेहरू परिवार को पहले आगे कर दो, उनको छुएंगे नहीं, उसके बाद अपना खेल उसके बाद से शुरू होता है। जिसे आप खेल कह रहे हैं वो खेल नहीं है, वो दूसरे के नेतृत्व क्षमता का सम्मान है। कांग्रेस हमेशा से, अगर कमलनाथ जी की आपने बात की, कमलनाथ जी ने वो जनमत, वो जनादेश अपने क्षेत्र में डेवलप किया, तो कैसे उसे डिसऑनर कर सकते हैं? और रही बात ममता जी या शरद पवार जी के जाने की, तो ये एक बेसिक फंडामेंटल प्रोसेस है। इसी तरीके से ज्वाइंट फैमिलीज टूटती हैं। किसी एक को ये अहंकार अचानक एक दिन पैदा होता है कि मैं इनसे अच्छा लीड कर सकता हूं, मैनेज कर सकता हूं, ऑर्गेनाइज कर सकता हूं, वो अपनी सेपरेट यूनिट की तरह वर्क करता है। बट अल्टीमेटली सिस्टम कैन नॉट रन ऑन द पेरिफेरी ऑफ सिंगल पर्सन। वो ईगो पर नहीं चलेगा, वो कभी भी बाई लॉज का उल्लंघन करके नहीं चलेगा। सिस्टम अपने आप से ब्रीथ करता है। ठीक है, हमारे और साथ वहां पर वो सफोकेशन है। ठीक है, हमारे साथ में आजम खान साहब भी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आजम साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जिस तरीके की स्थितियां हैं, पार्टियां जिस तरीके से उनके बनाए हुए लोगों के हाथ से निकल रही हैं, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? एक समय पे नेताजी ने भी जो पार्टी बनाई थी, सपा में भी हमने देखा कि उसमें किस तरीके की टूटन बिखरन आई, लेकिन ठीक है, आज परिवार के अंदर सब ठीक है, चाचा भी हैं, भतीजा भी है, परिवार पार्टी अपनी तरह से चल रही है और आप प्रमुख रूप से प्रमुख विपक्षी दल के रूप में जाने पहचाने जाते हैं यूपी के अंदर, अच्छी बात है। लेकिन फिर भी ये बात तो कहीं ना कहीं है जिससे आप उबर गए, बाकी लोग आज उसी दौर से गुजर रहे हैं, तो कुछ सबक दीजिए ना। विश्वजीत घोष जी हमारे साथ में बैठे हैं, टीएमसी के लीडर हैं, पवार साहब की पार्टी हुई, उधर स्टालिन साहब भी आ देखे, वो विजय जी आए, उनका चुनाव चिन्ह सीटी था, सीटी बजा बजा तमिलनाडु ही निकाल ले गए डीएमके के नीचे से। तो ये स्थितियां हैं, आप कुछ सबक दीजिए ना आज इस चर्चा में। देखिए वो शेखर जी, सवाल ये परिवारवाद और ये जितनी चीजें हैं, ये भारतीय जनता पार्टी विपक्षी पार्टियों को घेरने के लिए इस्तेमाल करती रही है। चाहे वो माननीय नेताजी के परिवार की बात कर रही हो, चाहे शरद पवार के परिवार की बात हो, या और जो भी आप बात कर लें, लालू यादव जी के परिवार की बात हो, लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं है। ये सारे नेता जनता ने पैदा किया है, जनमत से तैयार हुए हैं, कहीं जनता पे एमएलसी या राज्यसभा के माध्यम से थोपे नहीं गए हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी अपने अंदर झांक के ये नहीं देखती है कि उनके यहाँ परिवारों में कैसे, उनके नेताओं में परिवारवाद कैसे है। उत्तर प्रदेश की सिर्फ बात कर ले, माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ जी हैं, उनके बेटे उत्तर प्रदेश में एमएलए हैं, माननीय कल्याण सिंह जो मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके बेटे सांसद हैं, उनके पोते शिक्षा मंत्री हैं। इस तरह से पता नहीं कितने एग्जाम्पल्स होंगे जो दिए जा सकते हैं, लेकिन भाजपा सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी और जो विपक्षी पार्टियां हैं उन पे परिवारवाद का आरोप लगा के
इनको निगलेक्ट करना चाहती है, जबकि ये पार्टियां उसी जनमत से तैयार हुई हैं, उन्हीं जनता ने वोट दिया है, इसलिए आज हम मुख्य विपक्षी पार्टी हैं। उसी जनता ने हमें वोट दिया है, इसलिए आज हम लोकसभा में उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पार्टी हैं। तो जनता ने टीएमसी को नहीं नकारा उतना जितना कि लोटस ऑपरेशन ने परेशान किया। ये आप देख लीजिएगा शेखर जी, जो लोग इस्तीफा दे रहे हैं, जो लोग अलग गुट बना रहे हैं, कल सब भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हुए दिखाई देंगे। आखिर आम आदमी पार्टी के जो 7 सांसद आम आदमी पार्टी से अलग हुए, वो कहां खड़े हुए मिले? वो वहीं मिले ना, भारतीय जनता पार्टी के यहाँ ही तो मिले। क्या जो लोग टूटते हैं उनको सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी दिखाई देती है और कोई नहीं दिखाई देता है? तो ये कुल मिला के आज के सत्ता का चरित्र है, वो विपक्षी पार्टियों को, लोकतंत्र को जिंदा नहीं रहने देना चाहती। ठीक है आजम साहब, आपने अपनी बात रखी। अब वैसे मैं आपको बता दूं कि बीजेपी, आपने उसका नाम लिया, मैं इसको बीजेपी का पक्ष नहीं ले रहा हूं, लेकिन अभी जैसे जैसे चुनाव आएगा 2027 करीब आने दीजिए, मेरे ख्याल से अब की बार भी अगर 2022 वाला ही सिनेरियो रहा तो क्या पता इनके कितने मंत्री इस्तीफा देके सपा का दामन थामने के लिए आ जाएं। तब उस दिन चर्चा होगी तो मैं आपसे पूछूंगा कि भाई अभी ये जो छोड़ करके आ रहे हैं उनका क्या। लेकिन अभी पल्लवी जी के पास जाते हैं कि बीजेपी पे आरोप ज्यादा हो गए, सब लोगों ने अपनी अपनी बात रखी है। पल्लवी जी, जिस तरीके की स्थिति है उसमें एक राजनीतिक सवाल तो ये सबकी तरफ से एक आरोप है राजनीतिक पार्टियों की तरफ से कि बीजेपी ऑपरेशन लोटस चलाती है और उसमें वो लुट जाते हैं। दूसरी चीज यह है कि जिस तरीके के परिवारवाद की बात कभी कांग्रेस या समाजवादी पार्टी के लिए होती थी, बीजेपी की भी अब जो सेकंड थर्ड लेयर है वो उससे अछूती नहीं है। इसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं रह गई है। या फिर बीजेपी अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए उस लिगेसी को कैरी कर रही है जो कांग्रेस छोड़ करके या बाकी किसी दल को छोड़ करके परंपरागत रूप से जिनके पेरेंट्स राजनीति में रहे, उनको लेने में भी उसे संकोच नहीं है। तो आप भी तो वही हवा पानी खाद दे रहे हैं जिस बात का आप पब्लिक के बीच में मुखरता से दूसरों की कमी बता रहे हैं। शेखर जी, अभी भी यही बोलूंगी कि परिवारवाद, इंडिया नेशनल कांग्रेस की यदि बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, राष्ट्रीय जनता दल की बात करें, डीएमके की बात करें, शिवसेना की बात करें, उस लेवल का परिवारवाद आपको कहां से दिखता है भारतीय जनता पार्टी में? ये मेरा सवाल है सभी लोगों से। इन जितनी पार्टियों का मैंने नाम लिया है, इनका शीर्ष नेतृत्व जो है एक ही परिवार की लेगेसी चली जा रही है, उनके ही नियंत्रण में चल रहा है। आप बता दीजिए, भारतीय जनता पार्टी में क्या कोई एक नेता है जो अपनी लेगेसी को फॉलो करा रहा है? कौन सा ऐसा नेता बैठा है जिसके बच्चे, उसके बच्चे, नाना, काका, मामा, सबको टिकट दिया जा रहा है? और भी यार आपको एक बात बता देती हूँ, आपने बताया परिवारवाद भारतीय जनता पार्टी में है, रक्षा मंत्री जी का जैसे जिक्र किया, तो आप परसेंटेज वाइज भी उठा के देख लीजिए। कांग्रेस ने 32% लोगों को अपने, जो इनके परिवारवाद की यदि मैं परसेंटेज में बात करूं, देखिए नेहरू परिवार को तो बिल्कुल अलग छोड़ दीजिए, प्रधानमंत्री इनके ही परिवार से आएगा, ये फैक्ट है, ये सत्य है। उसके अलावा, और अभी नेतृत्व की भी बात हो रही थी, अभी रत्ना जी बोल रही थी कि नेतृत्व जिस पे जनता विश्वास करती है। देखिए, आप इंडिया गठबंधन आप बना के बैठे हैं जिसमें बहुत सारे दल के नेता हैं, वही जब संतुष्ट नहीं है, वही राहुल जी को अपना नेतृत्व मानने को तैयार नहीं थे, वो तो चाहते थे कि इनको बदल दिया जाए। इसका आंसर ये है कि नेतृत्व, जब जो लोग साथ में मिलकर आ रहे हैं, जो आप मौके का गठबंधन बना के रखे हैं, जिनके दम पे आप सभी लोग इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं कि एन केन प्रकारेण किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को हराना है, जब वही नहीं तैयार हैं तो आप जनता को कैसे अपने विश्वास में लेंगे? इसके बाद आपका परसेंटेज देख लीजिए। समाजवादी पार्टी की बात करें, समाजवादी पार्टी का भी शीर्ष नेतृत्व यदि देख लें, एक ही परिवार है जो उसको संचालित कर रहा है, जो चला आ रहा है, और उसके साथ उनके जितने भी फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली जो है वो भी पूरी तरीके से है। बाकी परिवारवाद तो छोड़ ही दीजिए, बाकी जो इनके सांसद हैं, उनकी बेटी को कहां टिकट मिला, किसी के बेटे को कहां टिकट मिला, वो तो आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। यदि आप पूरा 100% में देखेंगे तो हर पार्टी में थोड़ा थोड़ा इस तरीके का कि किसी का बेटा गया वो मिलेगा आपको,
लेकिन कहते हैं ना, शीर्ष नेतृत्व ही एक परिवार है जो सदियों से, डेकेड से चलाता आ रहा है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। आप कितना भी आप एग्जाम्पल दे दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे ये रहे वो रहे, हर कोई जानता है ये पार्टी कौन चला रहा है और किसके उस पर चल रही है। सेम चीज समाजवादी पार्टी में, सेम चीज ममता बनर्जी जी की पार्टी में, बहुजन समाजवादी पार्टी में, हर पार्टी में ये चीज है। भारतीय जनता पार्टी में आप ये सवाल, ये क्वेश्चन कभी उठा ही नहीं सकते हैं। समाजवादी पार्टी के भी 36% जो है लोगों को परिवारवाद, यदि बोले नेपोटिज्म, उस हिसाब से इनको दिया गया है, उनको टिकट दिया गया है। तो देखिए जनता के जो, और अभी आप सुन भी रहे थे, कुछ कमेंट्स भी सुन रहे थे, जनता जिताती, जनता के वोट से जीते। आप तो आरोप भी लगाते रहते हैं कि जनता ने, भारतीय जनता पार्टी तो चुनाव आयोग के सहयोग से जीतती है। बहुत अच्छी बात है, आपने यहाँ बताया, कम से कम एक्सेप्ट तो किया कि जनता के वोट से आप लोग जीतते हैं। तो बोल लीजिए, देखिए बीच में आपके नहीं, रत्ना जी दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। बीच में मैं बोल नहीं रही थी ना, थोड़ा सा ध्यान रखिए, नहीं ध्यान रखिए रत्ना जी, have some patience. I was not speaking. I was listening to everyone. Whatever you were saying, I was listening to this. आपको इतने मिनट से क्यों लगे? बीच में क्यों बोलने लगी आप? शेखर जी, आप इनको सवाल कराइए। रत्ना जी ऐसे थोड़ा सा, शेखर जी, मैं आऊंगा रत्ना जी, आप अपनी बात कह दीजिएगा। कहते हैं डिबेट खराब करना। सब लोग अपनी बारी में बोल रहे थे, लेकिन रत्ना जी को बीच में बोलना है। आप अपनी बात रखें। नहीं ठीक है, वो रुक गए, आप अपनी बात रखें। उनको समझ में नहीं आ रहा है। अभी आपने बोला मुख्यमंत्री की पर्ची चलती थी, आपने शायद अपना समय नहीं देखा। आपने तो कितने सारे, अभी मैं नाम गिना दूं आपको, कितने सारे मंत्री थे, मुख्यमंत्री थे जिनको आपके हिसाब से बनाया गया और उनको हटाया गया। 1990 में अब वीरेंद्र पाटिल जी का नाम ले लीजिए, आंध्र प्रदेश के टी अंजैया जी का नाम ले लीजिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह का नाम ले लीजिए। बीच में मत बोलिएगा रत्ना जी, प्लीज। ठीक है रत्ना जी, आप रुक जाइए, मैं आऊंगा आपके पास, आप अपना जवाब दे दीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पल्लवी जी, आप अपनी बात जल्दी से पूरी करें। मद्रास में पहुंचिए, कामराज प्लान 1963 उनको हटाया गया, शरद पवार जी को हटाया गया 1991 में। तो पर्ची का बात आप कर रहे हैं, आप कांग्रेस पार्टी की पर्ची की बात कर रहे हैं। आप तो रातों रात जीता हुआ कैंडिडेट बदल देते थे, उस पार्टी से आप आते हैं। तो ठीक है पल्लवी जी, आपने भी अपनी बात रखी। हमारे साथ में कुमारी रंजन जी भी हैं, हम उनके पास चलते हैं। राजनीतिक विश्लेषक हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, लंबा अनुभव है सभी पार्टियों में, उन्होंने अलग अलग तरीके से अपनी रिपोर्ट्स बनाई हैं, तैयार की हैं और जनता तक पहुंचाई हैं। रंजन, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि आप, हम लोग जब से भी पत्रकारिता कर रहे हैं, स्थिति यह है कि ये बात सही है कि किसी एक ने पार्टी बनाई। हम लोगों ने तो उस व्यक्ति को देखा जिसने क्षेत्रीय छत्रप होने के नाते अपनी पार्टी का गठन किया, चाहे कांग्रेस से टूटा, एक्स से टूटा, वाई से टूटा या कैसे भी। लेकिन अब उसके बाद उनकी अगली पीढ़ी उस चीज को कैरी फॉरवर्ड कर रही है, कैरी ऑन कर रही है। तो ये जिस तरीके के नए रजवाड़े हैं, इसको कैसे समझें हम? क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी का शामियाना इतना बड़ा है कि वहां फिर भी चीजें खप जाती हैं, लेकिन बाकी प्रदेशों की राजनीति में जैसे हम जाएंगे और प्रदेशों की राजनीति से जब देश की राजनीति में आएंगे तो यह पता चलता है कि यह बहुत ही सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिक्स है और अपनी तरह के रजवाड़े हैं। बिल्कुल शेखर, जिस तरह से हम लोग रिपोर्टिंग जब करते थे तो देखते थे कि नेता की एक अलग लाइन होती थी और जो नेक्स्ट जनरेशन है वो भी लगभग साथ साथ चलता था। वो सामने नहीं होता था, परोक्ष रूप से होता था। तो छोटे जूनियर जो लीडर्स होते थे वो भैया भैया करके उनको, उनकी पहले से एक लॉबी तैयार किया। क्षेत्रीय पार्टियां जितनी है उसमें ये ज्यादा समस्या। राष्ट्रीय पार्टियां फिर भी अप्रत्यक्ष रूप से उन चीजों को करती है, जैसे कि हम लोग अभी कहे कि कांग्रेस की बात करें, उनके यहाँ लोकतंत्र दिखाने के लिए अध्यक्ष का चुनाव होता है, अध्यक्ष कोई और होता है, भले ही गांधी परिवार का चलता हो, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री, भले भले सोनिया गांधी का चलता हो, ये बिल्कुल अलग मुद्दा है। वो राष्ट्रीय पार्टी में, लेकिन जब क्षेत्रीय पार्टियों की बात, भाजपा का भी है, भाजपा में भी जो वहां ऊपर से जिसका भी नाम आ गया उसके आगे कोई नहीं देगा। तो इस तरह से राष्ट्रीय पार्टियां अप्रत्यक्ष रूप से करती हैं, लेकिन क्षेत्रीय पार्टियां प्रत्यक्ष रूप से करती हैं, जो भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं। लेकिन एक चीज हम कहेंगे शेखर, यहाँ बात कमिटमेंट की, वही क्षेत्रीय पार्टियों में भी उसी का परिवार जगा हुआ है जो कमिटमेंट में दिखाई दिया, जो जन मुद्दा को लेकर के आगे आया। जैसे कि मुलायम परिवार की बात कर रहे हैं या लालू परिवार की बात कर रहे हैं, ये लोग 77 के आंदोलन से आए। वो एक जन मुद्दा था, उस समय जनता का उभार था और वहां से निकले। शायद यही कारण है कि इनका परिवार भी स्टैंड कर पा रहा है और रजवाड़े बन रहे हैं। रजवाड़े थे नहीं, बन रहे हैं प्रोसेस में। लेकिन बाकी जो पर्सनल एक
जो एम्बिशन कहेंगे उसको लेकर के जब वोट होती तो शरद पवार हो, ममता बनर्जी हो, सबसे महत्वपूर्ण बात हम लोग बात कर रहे हैं ममता बनर्जी पर, क्या आज ममता बनर्जी जीतते ही रहती तो ये हाल होता? नहीं होता। इसलिए क्योंकि अभिषेक बनर्जी उतने ही प्रिय रहते सभी, लेकिन आज हार गई है पार्टी, सत्ता से बाहर हो गई है, तो क्यों इन लोगों ने क्यों नहीं रिजाइन दिया पार्टी? अगर अभिषेक बनर्जी से इतनी नाराजगी थी तो पहले रिजाइन देना चाहिए था कि पार्टी में सब कुछ सही नहीं चल रहा। जब ममता बनर्जी छोड़ी थी तो कांग्रेस से नाराजगी थी उनकी, वो पर्सनल इस पे छोड़ी थी, शरद पवार अपने पर्सनल इस पे छोड़ते थे, दोनों क्षत्रिय छात्र थे, उन्होंने अपना वजूद बनाया था और उस वजूद को अब एक चीज ये कहेंगे कि राजनीतिक दलों का यही हाल हो गया है, जैसे वाजपेयी की कचौड़ी है ना लखनऊ में, इतने दिनों से चली आ रही है, उसका स्वाद चाहिए, तो वही हाल राजनीति का हो गया है कि अब सेवा नहीं रह गया है, राजनीतिक प्रोफेसर हो गया है। और इसमें जो आमद है वो कोई भी क्षेत्रीय पार्टी के लिए विशेषकर हम कहेंगे कि उनका ये चीज छोड़ना नहीं चाहते हैं वो लोग। क्यों? क्योंकि वो लगातार चलते रहेगा और उसमें भी नेतृत्व की बात, हम लोग अभी सपा की बात कर रहे थे कि भाई चाचा भतीजा सब कुछ हुआ, जो हम लोगों ने बहुत अच्छे से कवर किया सब चीजों को, तो वहां भी अगर अखिलेश यादव ने अपनी नेतृत्व क्षमता नहीं दिखाई रहती तो क्या वो टिके रहते शिवराज सिंह यादव के सामने? परिवारवाद में भी अगर हम आ जाते हैं तो परिवारवाद में भी कैसे टिके रहे? तो जो जिसमें दमखम होगा वही राजा अपना जो है राजा चला पाएगा। परिवारवाद में भी अगर अब अगर अभिषेक बनर्जी, एक और बात महत्वपूर्ण बात हम कहना चाहेंगे, परिवारवाद में एक हमारा जो पितृसत्तात्मक समाज है उसमें अगर आप जब ध्यान से देखेंगे तो वो जयललिता हो, मायावती हो, ममता बनर्जी हो, इनके जो आगे किसी को ऑप्ट कर रहे हैं उसका कोई वजूद नहीं। इसमें कहीं ना कहीं जो पितृसत्तात्मक सोच है वो भी आगे आ रही है। इन सब चीजों को भी आप अगर देखेंगे, एक कारण नहीं होता है किसी भी चीज का, कई कारण मिलकर बड़ा वो बनता है। तो इस तरह से देखिए तो बिल्कुल ये परिवारवाद जो है, परिवारवाद हावी है राजनीति पर। क्यों? क्योंकि अब यहाँ समाज सेवा नहीं रह गया, ये प्रोफेशन बन गया राजनीति। बहुत सारी सुविधाएं मिलने लगी है, वेतन भत्ते पहले नहीं मिलते थे। आज मैं देख रही थी एक डाटा 2014 से 9 के बीच का, उस समय 12% कांग्रेस के परिवारवाद के सांसद थे तो 11% भाजपा के सांसद। तो बराबर नहीं चल रहा है सारी चीजें। ये जनता का मुद्दा नहीं है परिवारवाद, ये राजनीतिक दलों का मुद्दा है कि हम एक दूसरे से कैसे आगे बढ़े। और यही कारण है कि परिवारवाद की राजनीति को जनता महत्व भी दे देती है। ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी या राष्ट्रीय जनता दल, हाँ जो लोग जैसे बीजू दल की हम लोग बात कर रहे थे, वहां नवीन पटनायक के बाद कोई नहीं है, तो अगर उसके परिवार में कोई तैयारी नहीं करना चाह रहा है, जिस बच्चे को इंटरेस्ट नहीं है उनके, वो लोग बिल्कुल उससे अलग है। और जहाँ पे जो लोग नेतृत्व क्षमता है वो लोग आगे आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो पर्सनल, वहां भी पर्सनल था, चीजें पर्सनल थी, किसी मुद्दे किसी आंदोलन से उभर के नहीं आए थे। तो मैंने बात कही कि लालू परिवारों परिवारों से मिलकर के आंदोलन से आया, लेकिन ये लोग जो है अपने क्षत्रिय छत्रप है और ये क्षत्रिय छत्रप आंदोलन से नहीं तैयार है, धीरे धीरे अपनी राजनीतिक पैठ को बना के बनाए हैं, जो कि जब उनके परिवार। इसमें एक छोटा सा सवाल मैं और जोड़ देता हूं, क्योंकि बाकी कोई राजनीतिक दल तो उस पर बोलेगा नहीं। बड़ी चीज ये भी है कि जिस तरीके से राजनीतिक दल का XYZ अपनी तरह से गठन करता है, संघर्ष करता है और आगे बढ़ता है, उसके बाद उस राजनीतिक पार्टी की मिल्कियत इतनी ज्यादा होती है कि वो जो बच्चा, मतलब पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय, लेकिन जहां धन संचय है वहां कपूत भी सपूत ही नजर आता है। अब वो कभी कभार, मतलब आपकी बात से तो ऐसा लग रहा है कि ये ममता बनर्जी की स्ट्रेटेजी ना हो कि अभिषेक बनर्जी पर पूरा ठीकरा फूटे और बाकी ये सब गोलबंदी करके या तो कांग्रेस में विलय हो जाए, नहीं तो अपनी पार्टी वापस आ जाए। बिल्कुल शेखर, ममता बनर्जी हमेशा अभिषेक बनर्जी को बचाना चाहेंगी, इसलिए क्योंकि बहुत सारी रणनीति जो थी उनकी, वो रणनीति यही थी कि अभिषेक बनर्जी अभी जिस तरह से कांग्रेस से मिलना, आखिर जब लोकसभा चुनाव का पिछले समय ममता बनर्जी का हाथ देखिए, तो अभिषेक बनर्जी को बाकी तो उनके सांसद विधायक तो अलग जा रहे हैं, और वो अभिषेक बनर्जी क्योंकि चुनाव लड़ना इतना महंगा शकल हो गया है, ये एक बहुत बड़ा कारण है, करप्शन का बहुत बड़ा कारण है। और जब वो उससे आगे बढ़ता है, जो उसमें जो चीज अभिषेक बनर्जी का क्या भ्रष्टाचार का ही मामला, इस चीज को लेकर के सब लोग उठा रहे हैं, तो आखिरकार पहले की भी उठा रहे थे,
उससे बचाने की ममता बनर्जी जरूर कोशिश करेंगे, पर पुत्र हो भतीजा हो, इसमें तो बहुत कुछ हो गया है राजनीति में। चलिए तो ठीक, आगे भी होता रहेगा। ठीक है रंजना जी, आपने अपनी बात रखी है। मैं आखिरी हिस्से में हूं, 30-30 सेकंड सभी को दूंगा ताकि क्लोजिंग कमेंट सबकी तरफ से आ जाएं। राम जी, मैं शुरुआत आप ही से कर लेता हूं। आप ये बताएं कि जिस तरीके की स्थितियां इस समय हैं और खासतौर से आम आदमी पार्टी, उसे भी राजनीति करने के लिए पैसे की जरूरत होती है और शायद यही वजह है कि किसी एक के पीछे चलते रहो तो ज्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि अगर अलग अलग आदमी आएगा तो बैलेंस शीट ज्यादा लोगों के आंख के सामने जाएगी और उससे जो है मामला बिगड़ भी जाएगा। शेखर त्रिवेदी जी, रजवाड़ों को लेकर के थोड़ा सा मैं कंफ्यूजन दूर करता हूं आपके माध्यम से। आपके दर्शकों का बड़ा कंफ्यूजन फैला हुआ है। हमारे देश का इतिहास, हाँ, हमारे देश का इतिहास जो है रजवाड़ों से भरा पड़ा है। भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण वो भी रजवाड़ों का ही हिस्सा थे और दुष्ट राक्षस राज रावण और कंस भी उसी रजवाड़े का हिस्सा थे। बस फर्क ये था कि एक जो है भगवान राम और कृष्ण को पूजा जाता है इसलिए क्योंकि वो सत्य और न्याय के लिए रजवाड़ा चलाते थे, और भगवान के विपक्ष में जो कंस और राक्षस राज रावण और मौजूदा उसी राक्षस राज रावण के पंछी जो भारतीय जनता पार्टी, आपकी बात मैंने पकड़ लिया, कंक्लूजन में उसको लेकर के आऊंगा। ठीक हो गया, 30 सेकंड हो गए। विश्वजीत घोष जी, ठाकुर हो, ठीक है महाजन हो, राम जी, अब क्या विश्वजीत जी को नहीं देंगे समय? अरे का बेटा हो बीवाई विजेंद्र, ठीक है, हो गया। राम गुप्ता जी, हो गया। विश्वजीत जी, मेरा सवाल आपसे भी यही है कि एक व्यक्ति के, ठीक है, एक व्यक्ति के पीछे चला, अभी जो टीएमसी की स्थिति है उसमें एक व्यक्ति के पीछे चलना वो ज्यादा मुफीद है, वरना ये कलैयां खुलती चली जाएंगी। तो ये आपकी मतलब रणनीति तो नहीं है ममता बनर्जी की? देखिए, ममता बनर्जी को देख के बंगाल का आदमी टीएमसी को चुनाया, टीएमसी को वोट दिया है। अभी 2026 में वोट कैसे हुआ है सारा हम नहीं, सारा भारतवर्ष का आदमी जानता है, वर्ल्ड का भी आदमी जानता है। लेकिन ममता बनर्जी का जो पार्टी था टीएमसी, इसमें डेमोक्रेसी है। अगर उनका भतीजा, अगर उनका एक भतीजा, उसका परिवार बड़ा परिवार है, अगर एक भतीजा सांसद होता है तो इसमें तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। लेकिन बीजेपी यही बात आदमी को कर रहा है, ये परिवार परिवार। ठीक है, आपका जवाब भी हमने पकड़ लिया, आपकी बात, वरना आजम साहब रह जाएंगे। आजम साहब, ये बैलेंस शीट वाला ही सवाल आपसे भी है, मैं सबसे इसी सवाल को रखूंगा ताकि कोई भेदभाव मेरे सवाल में ना रहे। देखिए, जिस समय पार्टी अलग अलग हुई, अकाउंट ही फ्रीज हुए थे और बाद में अकाउंट ही डिफ्रीज हुए हैं। और बड़ी चीज यह है कि अखिलेश यादव एक समय पे देश के इकलौते उस दौर के ऐसे नेता थे जिन्होंने सबसे ज्यादा पार्टी फंड अपनी पार्टी के लिए जुटाया था। तो यह मामला तो है। अब अडानी और अंबानी को आप लोग कोसते रहते हैं, लेकिन कभी कभी आपसे भी सवाल बनता ही है। अखिलेश जी भी अडानी अंबानी इसका हम थोड़े ही हैं, हर पार्टी का लीडर जो भी चला रहा है उसको प्राइवेट लिमिटेड में। शेखर जी, समाजवादी पार्टी के अकाउंट में 500-600 करोड़ रुपए थे उस टाइम, और कहां भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में 70,000 1 लाख करोड़ रुपए हैं। तो कहां तुलना हो पाएगी बताइए आप? अरे तुलना नहीं, 1 लाख करोड़ और 600-700 करोड़, तो बहुत फर्क है। और हम उम्मीद करते हैं कि फंड से पार्टियां नहीं चलेंगी, पार्टियां जनता की उम्मीदों पे, जनता के मापदंडों पे चलेंगे। चलिए, ये तो अच्छी बात नहीं, ये सब टिकाऊ बातें तो हम लोग को याद हो गई हैं, उसकी नहीं, ये सवाल नया था। अभी रत्ना जी देखिए, ये रत्ना जी यहां तो अभी तो वो आपको याद होगा वो जो मेरे ख्याल एजीएल वाला मामला है, उसमें तो मतलब क्या क्या तो 100 करोड़ रुपया इधर से लिया, फिर उधर से लिया, मामला अदालत तक चला गया। मतलब ये बैलेंस शीट का खेल तो है, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, चाहे बड़ी पार्टी हो चाहे छोटी हो, बैलेंस शीट का मामला जरूर है कि भैया एक ही आदमी देखे वही ठीक है। नहीं, बैलेंस शीट का मामला ऐसा नहीं है। कांग्रेस का तो सारा अकाउंट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर है, हम दिखा सकते हैं। दिक्कत तो पीएम केयर फंड वालों को है, जिन्होंने उसको आधिकारिक रूप से अपनी जब्त कर रखा है भारत की जनता के टैक्स पेयर का। मेरे पास 3 सवाल पेंडिंग है, तीनों का जवाब दे देती हूँ। पल्लवी जी मेरी मित्र है, इन्होंने बताया कि परसेंटेज 2024 के लोकसभा में 442 में 110 परिवार के लोगों को टिकट देने वाली बीजेपी 25% के साथ परिवारवाद को झंडा बुलंद करती है। दूसरी बात इन्होंने कहा गांधी परिवार से ही सारे प्रधानमंत्री बाय डिफेक्ट हम देते हैं।
डिफॉल्ट बता दूं मैडम, गुलजारी लाल नंदा, शास्त्री जी, नरसिंहा राव जी और मनमोहन सिंह जी गांधी परिवार से नहीं थे। आगे आप समझदार हैं। तीसरी बात, आपने कहा इंडिया अलायंस में कोई नेता नहीं है। 2024 में राहुल जी की अगुवाई में इंडिया अलायंस ने आपके 400 पार के अहंकार को बैसाखी की सरकार में कन्वर्ट किया और इस साल 19 अप्रैल 2026 को उसी इंडिया अलायंस ने दोबारा राहुल जी की अगुवाई में आपके डिलिमिटेशन बिल को पूरी तरीके से नेस्तो नाबूद किया, जो आपकी मंशा थी उसके पीछे। तो ये कहना बंद कर दीजिए, झूठ फैलाना कि इंडिया अलायंस कमजोर है या हमारे पास नेता नहीं है। आज मेरे पास समय इतना ही था। अब पल्लवी जी का जवाब फिर कभी हम आगे किसी चर्चा में लेंगे। पल्लवी जी आपका, रत्ना जी आपका, राम जी, विश्वजीत जी, आजम साहब, रंजना जी, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। राजनीति के नए रजवाड़े, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके से पॉलिटिकल लीडर्स अपनी वक्त बताते हुए कभी पार्टी अपनी ही तोड़ देते हैं, कभी उनकी पार्टी उनके हाथ से छूट जाती है, अपने संघर्षों के जरिए वो जनता के बीच में अपनी जगह बनाते हुए चुनाव जीत करके भी आते हैं और चुने हुए नुमाइंदे कहलाते हैं। लेकिन यह भी बात बहुत बड़ी है कि चुन चुन कर जिनको जनता संसद या विधायिका तक पहुंचाती है, वो भी कुछ कुछ चीजें ऐसी चुनते हैं कि वो चुनी हुई चीजें उनकी आंखों के सामने ही रहें, वो कहीं छिटक ना जाए, इस बात की चिंता उन्हें आखिर आखिर तक रहती है। और सामान्य भाषा में ऐसी चुनिंदा चीजों का रिकॉर्ड बैलेंस शीट कहलाता है। नमस्कार। अच्छे परिणाम आएंगे। अच्छे परिणाम लाने के लिए जातिवाद और परिवारवाद से उभर करके लोगों को काम करना होगा। ये विकास तब नहीं होता था, तब विकास केवल एक गांव का होता था, तब एक परिवार का विकास होता था। राजनाथ सिंह के लड़के भी विधायक हैं, नीतीश राणे के भी लड़के विधायक हैं। चाहे ओम प्रकाश राजभर की पार्टी में देख लीजिए, चाहे निषाद की पार्टी में देख लीजिए। If you depend upon the Abhishek Banerjee, then you remain with the Abhishek Banerjee. Leave me.